सिस्टमेटिक कवरेज ऑफ ऑल न्यूज। अब ये अपने थीम्स है, एक एक थीम को हम डिस्कस करते हैं। इंडिया रीजनल सिक्योरिटी डायलेमा, चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। जो रिपोर्ट करंट अफेयर का पार्ट है उनको करना है, और ऐसे अगर पूछे जाएंगे तो जो बहुत ज्यादा फेमस हो, कोई रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, वैसे रिपोर्ट पूछे जाते हैं। आपको 100 रिपोर्ट्स की लिस्ट लेके उसको मगअप नहीं करना है, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। देखो करंट अफेयर का दायरा बहुत बड़ा होता है, अपने आप में करंट अफेयर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको हमने, कोई एक टॉपिक है उसको हमने फर्दर ब्रेक किया सब टॉपिक में, ठीक है, सब टॉपिक में। अब इस सब टॉपिक को हमने फर्दर ब्रेक किया माइक्रो टॉपिक्स में। कि इंडिया की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इतना वेल परफॉर्म किया कि पूरे वर्ल्ड में अभी उसी के चर्चे हो रहे हैं। एलन मस्क क्या कर रहे हैं, स्टारलिंक के थ्रू ही अभी आप जितने ड्रोन्स देख रहे हो ना, जो यूक्रेन में या रशिया में, वहां पे यूक्रेन में जितने भी ड्रोन्स वगैरह उड़ रहे हैं, अगर स्टारलिंक बंद हो जाए एक दिन के लिए तो सारे ड्रोन्स ग्राउंडेड हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम्ड एट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ अरहत आईएएस। जैसा कि एमसीक्यू संग्रह सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में आई हैड प्रॉमिस्ड यू कि एक इंट्रो वीडियो इसका लेके आएंगे, जिसमें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज संग्रह कोर्स ऑल अबाउट, इसमें क्या फीचर्स हैं। आप अपनी तैयारी में 71st यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में करंट अफेयर के सॉल्यूशन की तरह, एक समाधान की तरह कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कोर्स में जो भी आपको आर्टिकल्स डिस्कस किए जाएंगे या एमसीक्यूज कराए जाएंगे, उसको कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का हमारा इस सेशन का ये एक ब्रीफली छोटा सा सेशन होगा। इसका पर्पस यही है कि इस कोर्स को हम लेंथ एंड ब्रेड्थ में डिस्कस करें कि व्हाट आर द डिटेल फीचर ऑफ दिस कोर्स, और कैसे बेस्ट से बेस्ट तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। एक चीज़ और हम डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी करंट अफेयर की स्ट्रेटजी में डिस्कस करेंगे, क्या बेस्ट तरीका हो सकता है, मिनिमम पॉसिबल टाइम और मिनिमम पॉसिबल एफर्ट, ठीक है, कम से कम मेहनत और कम से कम समय इन्वेस्ट करके कैसे स्कोर को आप मैक्सिमाइज कर सकते हो सही सोर्सेज को इस्तेमाल करके। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर इसका अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, जो डायरेक्टली इसी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो एक बार जाके फर्स्ट सेशन है जिसमें हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 2 घंटे का राउंड सेशन है, उसको भी जरूर देखेंगे, ठीक है। रिगार्डिंग सेकंड सेशन, आई नो कि देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स हु आर वेटिंग फॉर द सेकंड लेक्चर ऑफ और सेकंड वीडियो ऑफ दिस संग्रह कोर्स। तो थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज चल रही है हमारे स्टूडियो में, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, उसकी वजह से 2-3 दिन का डिले हो गया। बट एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि बाय द एंड ऑफ जुलाई एंड और अगस्त फर्स्ट वीक, अगस्त के पहले हफ्ते तक ये पूरा वाइंड अप कर दिया जाएगा, इसको पूरा फिनिश कर दिया जाएगा, और आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा 30 डेज का। तो उसके लिए आप परेशान मत हुई, जैसा मैंने कमेंट किया है, अगस्त लास्ट वीक तक सारा ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। क्या है संग्रह कोर्स? एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन प्रोग्राम है, ये मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। सारा का सारा जो इसका जो भी सेशंस होगा वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ओके। तो दिस इज इट। नेक्स्ट क्या है, यही चीज़ है, आप समझ लीजिए इसको। कवरेज की बात करते हैं थोड़ी सी कि क्या कवरेज होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं 1.5 ईयर्स, कुछ लोग कहते हैं 12 मंथ्स, सम पीपल से कि 6 मंथ्स का करंट अफेयर सफिशिएंट है। तो आइडियल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमें कितने दिनों का पास्ट में जाके करंट अफेयर कवर करना होता है। देखो जो बेस्ट है ना आइडियली, क्योंकि ज़्यादा भी समय नहीं देना है करंट अफेयर को। करंट अफेयर का क्या प्रोपोर्शन है एग्जाम में, क्या इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, अराउंड 30 क्वेश्चन, तो दैट अमाउंट टू 20% ऑफ योर एंटायर पेपर। तो 20% के लिए एफर्ट भी 20% ही देना है। ऐसा नहीं है कि फिर आप अपने हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी उसको कॉम्प्रोमाइज करके करंट अफेयर पे रिसर्च कर रहे हो। 12 मंथ्स का कवरेज करना है, सफिशिएंट है। देखो होता क्या है ना, अगर आप 1.5 ईयर्स का करोगे, 1.5 ईयर्स का करंट अफेयर आप करेंगे अगर, तो आप सपोज करिए कि आउट ऑफ 30 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन कर लेंगे। आप अगर सिर्फ 1 ईयर का करेंगे तो इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन कम हो जाएगा, इतना ही फर्क होता है बस। तो क्या 1 क्वेश्चन के लिए या 2 क्वेश्चन के लिए पीछे जाके और इसके पीछे का और 6 मंथ्स का करना सही है? क्या ये रैशनल है? नहीं है ना, आप खुद सोच के देखिए। तो जो 6 महीने का और जो करंट अफेयर आप करेंगे उससे कहीं बेटर होगा कि स्टार्टिंग में जो भी आपका वीक पोर्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी है, इकोनॉमिक्स हो गया, क्वांट है, तो उसको समय दीजिए। करंट अफेयर के लिए 12 महीने से ज़्यादा का कवरेज नहीं करना है, ओके। अब क्या 12 महीने को हमें इक्वली वेटेज देना है? तो इसका जवाब है जी नहीं। 12 मंथ्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सितंबर से और अक्टूबर से या फिर नवंबर से जो क्वेश्चंस आएंगे 2024 से, उनकी संख्या कम होगी। आएंगे तो जरूर, लेकिन उनका जो क्वेश्चन का नंबर होगा वो कम होगा। जो अभी हमारा रिसेंट पास्ट है, मई टू अगस्त, जो हमारा रिसेंट पास्ट है मई टू अगस्त, ये जो 4 महीने हैं, इसको आपने ज़्यादा समय देना है। तो कैसे करना है,
जो भी आपके पास टोटल टाइम अवेलेबल है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। कोई 10 घंटे में पूरा करंट अफेयर पढ़ के जाएगा एग्जाम में, कुछ 50 घंटे देंगे, कुछ 100 आवर्स भी देंगे। तो सपोज करिए कि आपके पास 100 आवर्स है या 10 आवर्स की एग्जाम्पल हम समझते हैं कि आपके पास 10 आवर्स है, तो 10 आवर्स में 60% आपको यहाँ देना है। 60% आपके पास जो टोटल टाइम है और जो टोटल एफर्ट आप देना चाहते हो उसका 60% ये मई टू अगस्त इसको देंगे आप। बाकी का जो 40% है वो इस प्रीवियस 8 मंथ्स को यू कैन अलॉट दैट। ये जो 8 महीने का है इसको आप अपना 40% टाइम दीजिए। अब कितना टाइम देना है ये हर स्टूडेंट की एक अपनी इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको देना है। इसको मैं फिर से हाईलाइट कर दूं, ये जो रीसेंट पास्ट है अभी का, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, इसको आपने ज़्यादा समय देना है, ठीक है ना। इसको ज़्यादा समय देना है इसके कंपैरिजन में। इसके पहले का भी करना है 12 महीने का। आगे चलते हैं। डिटेल्स 30+ आवर्स के लेक्चर होंगे, ठीक है। वैसे आप फर्स्ट वीडियो देखोगे तो उसमें सब मैंने डिस्कस किया ही है। 1000 MCQs हम डायरेक्टली करेंगे, 1000 MCQs उसके पेरीफेरी एरियाज के करेंगे। पेरीफेरी एरिया का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन दिया मैंने पटना साहिब गुरुद्वारे पे। तो पटना साहिब गुरुद्वारे का जो क्वेश्चन था उसको हमने किया, उसके साथ साथ हमने सिखिज्म के जो बेसिक टेनेंट्स होते हैं, जो एज ए रिलीजियन क्या रिलीजियस फिलोसफी है सिखिज्म की, उनके बेसिक पहले गुरु से लेकर 10वें गुरु तक, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक, वो हमने देखा। गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थ कैसे हुआ, डेथ कैसे हुआ, उन्होंने अपनी कौन सी बुक लिखी, तो पूरा बेसिक्स हमने देख लिया। सिखिज्म के रिलीजियस प्लेसेस कौन कौन से हैं, नांदेड़ कहाँ है तो महाराष्ट्र में है, ननकाना साहिब कहाँ है तो पटना साहिब कहाँ है, तो उसके पूरे पेरीफेरी है। वो वैसे हिस्ट्री का आपका पार्ट कोर, लेकिन करंट के थ्रू डिराइव हुआ है, तो इसी बहाने हमने उसको वहां से डिस्कस कर लिया। इसी को मैं कह रहा हूँ कि 1000 MCQs ऑफ पेरीफेरी एरियाज। तो पेरीफेरी एरिया हो गया, और फिर स्टैटिक का भी करते चलेंगे। अगर जियोग्राफी में कोई जियोग्राफिकल लोकेशन है, या फॉर एग्जांपल ऐसा आप समझिए कि इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है, तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो एलियट पोर्ट है या इलेट पोर्ट है इजराइल का, वो अकेला ऐसा पोर्ट है जो रेड सी के पास, दैट ओपन्स एट रेड सी। तो ये कोर जियोग्राफी का क्वेश्चन है। फिर नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी है जहाँ पे कि बॉम्बिंग की है अभी इसराइल ने, अमेरिका ने। तो ऐसी जो कोर चीज़ें हैं बेसिक्स ज्योग्राफी के, वो देखेंगे। इन टोटल हमें अराउंड 2000 से 3000 के बीच में MCQ करना है। कुछ तो MCQs डायरेक्टली होंगे और कुछ डिस्कशंस के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया कि दिस कुड बी आस्क्ड, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो वो क्या है, अपने आप में एक क्वेश्चन ही है ना। तो इस तरीके से एक सफिशिएंट कवरेज हो जाएगा हमारा। हाँ, ये रह गया आपका। कहाँ मिलेंगे वीडियो सारे? अरहत IAS _official यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। और इसके PDF देखो, जो फर्स्ट लेक्चर है उसका लगभग 3000 से ज़्यादा बच्चे वो देख चुके हैं अब तक वो लेक्चर, लेकिन PDF जो उसका नोट्स है वो बहुत कम लोगों ने डाउनलोड किया है टेलीग्राम पे जाके। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा ना करें। अगर आप लेक्चर में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो PDF नोट्स को उसको प्रिजर्व करके रखें, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप फिर से जाके वो लेक्चर देखें, है ना। आप कितना भी फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे तो पॉसिबल नहीं है उसको देख पाना। एक बार देख लिया लेक्चर, हो गया, अब उसको PDF को प्रिजर्व करके रखना है लास्ट मोमेंट में। दैट वुड हेल्प यू इन द रिवीजन। तो जिन बच्चों ने नहीं अभी तक डाउनलोड किया है PDF, टेलीग्राम से जाके वेबसाइट पे भी करा देंगे अवेलेबल, और टेलीग्राम चैनल जो है यही है टेलीग्राम भी, अरहत IAS ऑफिशियल। यहाँ से जाके आप उसका PDF डाउनलोड कर लेंगे। ओके, आगे चलते हैं, थीम्स की बात करते हैं। ये जो पूरा कवरेज है हमारा करंट अफेयर को, हमारा अप्रोच क्या है, हम थेमेटिक वे में करते हैं। थेमेटिक वे क्या होता है, कोई आपका एक टॉपिक होता है, उसको फर्दर हम माइक्रो टॉपिक्स में तोड़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशन एक टॉपिक है, IR अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। अब इसके अंदर आप जाओगे तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट भी हो जाएगा, हमने किस देश से कौन सा हथियार खरीदा, बायलेटरल मल्टीलेटरल विजिट्स भी आ जाएंगे। इसी में अभी जैसे G7 समिट हुआ, या फिर SCO का समिट है, या फिर क्वाड का समिट है, ये भी इसमें आ जाएगा। किसी की अपॉइंटमेंट हुई है किसी लीडर की, किसी का रेजिग्नेशन हुआ है किसी कंट्री में, जैसे कि अमेरिका में अभी लॉस एंजलिस में क्या हो रहा है, इमिग्रेशन पॉलिसी के अगेंस्ट वहाँ पे वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें IR में आ जाती हैं। जो ग्लोबल न्यूज़ है वो भी IR का पार्ट है, और जिसमें इंडिया एक स्टेक है, एक पार्टी है, वो भी IR में ही आएगा। तो ये तो हमारे माइक्रो टॉपिक्स हो गए। एक जो टॉपिक है किसी, देखो करंट अफेयर का दायरा बहुत बड़ा होता है, अपने आप में करंट अफेयर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको हमने, कोई एक टॉपिक है उसको हमने फर्दर ब्रेक किया सब टॉपिक में, ठीक है, सब टॉपिक में।
अब इस सब टॉपिक को हमने फर्दर ब्रेक किया माइक्रो टॉपिक्स में, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। टॉपिक हो गया आपका इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, टॉपिक आपका इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। उसके अंदर फर्दर आप आओ तो इसमें हो गया अपॉइंटमेंट्स ऑफ ग्लोबल लीडर्स। फर्दर इसको आप ब्रेक करोगे तो जो ग्लोबल लीडर है उसमें कंट्रोवर्सी में कौन है, जिनकी अपॉइंटमेंट भी अभी हुई है रिसेंटली और वो कंट्रोवर्सी में भी है, तो इसमें हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए। अब ये जो आपके माइक्रो टॉपिक्स हैं, इन माइक्रो सपोज करिए कि आपके पास 100 ऐसे माइक्रो टॉपिक्स हैं, 200 ऐसे माइक्रो टॉपिक्स हैं, तो सारे टॉपिक्स बीपीएससी के लिए इक्वली रेलेवेंट नहीं है। उसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे कि बीपीएससी का फोकस ज़्यादा रहता है। एक उदाहरण मैं इसका देना चाहूँगा। ये क्या है, हमारा एक माइक्रो टॉपिक है या फिर एक थीम है, ये है ग्लोबल लीडर्स इन न्यूज़। तो आपको मैं 2 क्वेश्चन शो करता हूँ, आप सिर्फ 2 क्वेश्चन को देखिए तो आप आसानी से कन्विंस हो जाएंगे कि ये बीपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट है। इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 69th का है और ये 70th का है। 69th में क्या हुआ था, ओबामा उस समय रिटायर हो चुके थे, ठीक है। ओबामा किसी जगह जाते हैं, वहाँ कुछ कंट्रोवर्शियल स्पीच देते हैं रिगार्डिंग इंडिया की डेमोक्रेसी खतरे में है, या फिर इंडिया इज़ नॉट ए प्रॉपर डेमोक्रेसी, या फिर यहाँ पे जो अल्पसंख्यक है उनका उत्पीड़न हो रहा है, सप्रेस किया जा रहा है माइनॉरिटीज़ को, ऐसे अपना कुछ प्रोपेगेंडा वाला वो काम करते हैं। तो कहाँ पर उन्होंने ये स्पीच दिया था, आपसे ये पूछा गया है, ठीक। 70th में क्या पूछा गया है, ये तो आप सभी ने न्यूज़ में सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप पे समबडी शॉट हिम, इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान उन पर गोली चली थी। तो ये पूछा गया है कि गोली कहाँ पर चली थी। तो इस साल भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है डोनाल्ड ट्रंप, तो इस साल भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, आगे का देखते हैं। ऐसा ही एक और थीम हो गया हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजीज इन न्यूज़। सी, अभी जो रिसेंट स्कर्मिश हुआ है इंडिया और पाकिस्तान का, क्या उसमें इंडिया के टैंक गए थे पाकिस्तान, या पाकिस्तान के टैंक इंडिया आए थे? नहीं ना। इंडिया और पाकिस्तान के जो डिफेंस पर्सनल्स हैं वो भी डायरेक्टली किसी कंफ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं थे। द होल कंफ्लिक्ट वाज कंट्रोल्ड बाय क्या, मिसाइल। अब वो चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे सरफेस टू एयर मिसाइल हो, रॉकेट्स हो, या फिर यही मतलब टोटल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कहीं नहीं हुआ है इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी का, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है ना। मिसाइल्स ने ही सारा कुछ स्कर्मिश हैंडल कर लिया जो भी कंफ्लिक्ट था। तो फिर इससे क्या समझ में आता है कि बेसिक्स जो होते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी के, कितने प्रकार के मिसाइल होते हैं। वैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है इसको, मिसाइल्स को, सारा कुछ हमने देखा। सुपरसोनिक क्या होता है, ब्रह्मोस वगैरह, ये सब मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल्स। तो और भी क्वेश्चन के थ्रू ये आता रहेगा, वो फिनिश नहीं हुआ तो हम इसको डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी, अब डिफेंस टेक्नोलॉजीज में मिसाइल टेक्नोलॉजी देखना है, उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स जो आपको पता होना चाहिए, जो न्यूज़ में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ये टर्म है, ये कंसिस्टेंटली न्यूज़ में चल रहा है, सीड्स। सपोज करिए कि एग्जाम में आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि विगत दिनों में ये जो शब्द है ये बार बार समाचारों में देखा गया है, इट स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म ही आपको दे दिया जाएगा। बीपीएससी ने पूछा था ना एक बार, क्या पूछा था? अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है तो आपको पता होगा कि नीति आयोग का फुल फॉर्म ही पूछ लिया था बीपीएससी ने डायरेक्टली। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीड्स। इसका मतलब क्या होता है, अभी हम बात कर ही रहे हैं तो आप इसको कहीं नोट कर लोगे, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। तो मेरा इंट्यूशन ऐसा कहता है कि इससे एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। इसका मतलब होता है सीड्स का सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। देखिए इसको क्या है, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, दुश्मन की जो वायु रक्षा प्रणाली है उसको ध्वस्त कर देना या उसको दबा देना, उसको सप्रेस कर देना, इसको कहते हैं सीड्स। ये एक मिलिट्री का टर्म है, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। न्यूज़ में इसलिए है कि इंडिया की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इतना वेल परफॉर्म किया कि पूरे वर्ल्ड में अभी उसी के चर्चे हो रहे हैं। इजराइल हो या फिर यूएसए हो या फिर रशिया हो, क्योंकि रशिया भी उसका एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में। इजराइल भी ईरान द्वारा छोड़े गए सारे मिसाइलों को रोकने में सक्षम नहीं हो पाया, लेकिन इंडिया ने एक्सेप्शनली, इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म किया है। तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये थीम क्यों इंपॉर्टेंट है, डिफेंस टेक्नोलॉजीज इन न्यूज़। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, इस सेशन में हम कुछ पढ़ने वाले नहीं है। हाँ, डिस्कशंस के बीच में जो आ जाएगा उन टर्म्स को
इन चीज़ों को मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। इसमें हम कुछ पढ़ने वाले नहीं है, हम सिर्फ स्ट्रेटजी की बात करेंगे और इस एमसीक्यू संग्रह के बारे में। तो एमसीक्यू संग्रह का तो मोर और लेस आपको पता ही है, मैंने बता दिया। हम करंट अफेयर की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या नेचर है, बीपीएससी किस तरीके के सवाल पूछता है, इसको थोड़ा सा समझ के करो आप। आपके पास अगर कोई 100 पेजेस की बुकलेट है तो आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उस 100 पेजेस का ये पीडीएफ ही है, सपोज करो हमारा ही पीडीएफ है आपके पास, तो आपको पता होना चाहिए कि उस 100 पेजेस में से कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, और कौन सी चीज़ों को एक बार पढ़ लिया तो चलो स्किप कर सकते हैं, है ना। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। बीपीएससी ने एक बार पूछा था रुद्रम, रुद्रम क्या है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एक बार पूछा था अस्त्रा, अस्त्रा क्यों पूछा था, ये एयर टू एयर मिसाइल है। एयर टू एयर मिसाइल कैसे होते हैं, ये फाइटर प्लेन से लॉन्च किए जाते हैं, एक हवाई जहाज से, जैसे कि अभिनंदन ने किया था, अभिनंदन वाले इंसिडेंट में। रुद्रम क्या है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होता है, आपका यहाँ पर कोई रडार है, सपोज करिए यहाँ पे कोई ऐसे रडार लगा हुआ है, पाकिस्तान का कोई रडार लगा हुआ है। अब पाकिस्तान के बॉर्डर में अगर इंडिया का कोई फाइटर प्लेन जाएगा तो वो रडार क्या करेंगे, उसको कैच कर लेंगे। रडार कैसे काम करता है, सपोज करिए जैसे आपने टॉर्च एक जलाया है, आपने एक टॉर्च ओपन किया और टॉर्च की रोशनी इस तरफ जा रही है, सपोज करिए कि ये टॉर्च है, दिस इज द टॉर्च, इसकी रोशनी इस तरफ जा रही है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे फिंगर्स अपने लगा दूं तो ब्लॉक होगा, रोशनी ब्लॉक हो जाएगी ना। तो रडार वैसे ही काम करते हैं। रडार्स क्या करते हैं, बीम्स एमिट करते हैं, बीम्स। और अगर सामने को फाइटर प्लेन आ गया है तो बीम्स फाइटर प्लेन से टकराएंगे, टकरा के वापस रडार के पास जाएंगे, तो उसको रीड करके रडार को पता चल जाता है कि सामने जो चीज़ है, कोई छोटी सी ड्रोन है, कोई हेलीकॉप्टर है, कोई फाइटर एयरक्राफ्ट है, कोई टैंकर है, कोई रिफ्यूलर है, या अर्ली एयर वार्निंग सिस्टम है, कितना बड़ा है शेप में, किस डिज़ाइन का है, वो रडार को पता चल जाता है। तो इसीलिए एक टर्म और आप देखिए, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। इसीलिए जो फाइटर एयरक्राफ्ट बनाते हैं उनकी कोशिश होती है कि प्लेन को, फाइटर एयरक्राफ्ट को, जो लड़ाकू विमान है उसको कितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टेल्थ बनाया जाए। स्टेल्थ बनाने का मतलब क्या होता है कि जो रडार से जो बीम्स आ रही हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ले। अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो रडार से वापस नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे तो रडार को पता नहीं चलेगा कि सामने से फाइटर प्लेन हमारे डायरेक्शन में अटैक करने आ रहा है। इन केस फिर भी रडार को पता चल गया कि फाइटर प्लेन आ रहा है तो क्या करते हैं, जैसे इस तरीके का मिसाइल हो आपके पास, रुद्रम जैसा मिसाइल हो, रुद्रम को बोलते हैं एंटी रेडिएशन मिसाइल। ये हमारे डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल। अब ये रुद्रम मिसाइल का सिर्फ काम ही होता है, आपने इसको अगर लॉन्च कर दिया, सपोज करिए इस मिसाइल को आपने इधर से कहीं से लॉन्च कर दिया, ये मिसाइल है, इसको आपने ऐसे लॉन्च कर दिया, ठीक है। इस मिसाइल का काम ही है सिर्फ रीड करना कि कहाँ से रेडिएशन आ रहा है, रडार को ट्रैक करना, और सीधा वो रडार के ऊपर जाके गिरता है और ध्वस्त हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको रडार डिस्ट्रॉयर भी आप कह सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, बीपीएससी अस्त्रा पूछ चुका है, अस्त्रा मार्क 2 क्या है, एयर टू एयर मिसाइल है। रुद्रम पूछ चुका है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तो इस तरीके की जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं, आपको सारे मिसाइल्स देखने हैं। इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है 4 लेयर का है, और फर्स्ट लेक्चर में हमने 4 लेयर देख लिए हैं, लॉन्ग रेंज, इंटरमीडिएरी, शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज। और उसके बाद फ्यूचर में जो आने वाला है प्रोजेक्ट कुशा, उसके ऊपर भी हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे मैं थीम्स हाईलाइट कर रहा हूँ कि कौन कौन से थीम्स इंपॉर्टेंट है। आगे जाके हम एक लिस्टिंग देखेंगे, एक लिस्ट देखेंगे कि कौन कौन से थीम्स हैं जो कि एग्जाम में जहाँ से ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, एक 67th का है, विच फ्रेंच कंपनी हैज सप्लाइड राफेल फाइटर जेट। ये तो बहुत ईजी हो गया कि राफेल किस कंट्री से हमने खरीदा है, फ्रांस से खरीदा है। और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना हो तो कौन सी कंपनी है जो राफेल को मैन्युफैक्चर करती है, क्या है, साफरान। और इस तरीके के इससे रिलेटेड आसपास के कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे तेजस। तेजस आप सभी ने सुना होगा। तेजस क्या है, इंडिया का पहला स्वदेशी निर्मित फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसको एलसीए तेजस भी कहते हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एलसीए तेजस। ये तेजस नाम दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस फाइटर एयरक्राफ्ट को, क्योंकि उस वक्त पे ही लॉन्च हुआ था, पहला प्लेन बन के आया था। 2001-2 के आसपास की बात है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो तेजस का नाम उन्होंने दिया था। तेजस का कुछ ट्रांसलेट करोगे तो फायर और समथिंग रेडियंस, ऐसा कुछ इसका मीनिंग आएगा, ठीक है। तो देखो तेजस के साथ अब इशू क्या है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो पिछले 1-2 महीनों में आपने कई बार देखा होगा कि अमेरिका के साथ हमारा क्या इशू हो रहा है। तेजस में जो इंजन लगता है F414
दो इंजन है, एक 404 और 414। तेजस में जो इंजन लगते हैं वो अमेरिका से आते हैं, और पिछले कई महीनों से, मतलब जो डेडलाइन थी उनके इंजन सप्लाई करने को, उसको सप्लाई नहीं कर पा रहा है, फुलफिल नहीं कर पा रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारा तेजस का प्रोडक्शन रुका हुआ है। अगर इसमें इंजन ही नहीं जाएंगे तो फाइटर एयरक्राफ्ट रोल आउट कैसे होगा। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए F414 इंजन है, या फिर देखो ये तेजस मार्क 2 में लगेगा, तेजस का मार्क 2 भी हम बना रहे हैं। अब दोनों में फर्क क्या है, तेजस में और तेजस मार्क 2 में, ये एक सिंगल इंजन डेल्टा विंग लाइट एयरक्राफ्ट है, सिंगल इंजन याद रखेंगे। और ये क्या है, डबल इंजन मीडियम वेट का एयरक्राफ्ट है। मतलब जैसा कि राफेल है, राफेल के कैटेगरी में आप तेजस मार्क 2 को रख सकते हो। ये पूछा था देखो एंटी रेडिएशन मिसाइल, ये तो मैंने आपको बताया रुद्रम, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। तो इसके आसपास की चीजें भी ना आपको देखनी है, जैसे कुशा है, कुशा बहुत ज्यादा न्यूज में था। उसके बाद आकाश तीर है, और सिर्फ आर्मी का और एयरफोर्स का ही नहीं देखेंगे, नेवी का भी देखेंगे कि नेवी के जो स्टेल्थ फ्रिगेट है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास दो ही एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य। तो कौन सा स्वदेशी है, कौन सा हमने रशिया से लिया है, इसको देखेंगे। तीसरा भी अरिदमन या ऐसा कुछ बात चल रही है कि हम एक और, अरिदमन तो न्यूक्लियर सबमरीन है, तीसरा एयरक्राफ्ट भी हम बनाने वाले हैं, फिर चौथा भी बनाने वाले हैं। ऐसा मोदी जी ने ट्वीट किया था रिसेंटली कि आगे ये नाम होगा, एक बार मैं कवर करवा दूंगा, आप नाम चेक करना कि इंडिया का जो थर्ड एयर आईएनएस विशाल, ठीक है, उसके बाद एक और ऐसे आने वाला है। तो ये जो चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं उनको कवर करना है, आप क्वेश्चंस के थ्रू करिए, आर्टिकल्स के थ्रू करिए, कैसे भी करिए, एनी हाउ आपको कवर करना है। अब ये है थेमेटिक कवरेज, थेमेटिक कवरेज ऑफ ऑल न्यूज़। अब ये अपने थीम्स है, एक एक थीम को हम डिस्कस करते हैं। इंडिया रीजनल सिक्योरिटी डायलेमा, चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों कंट्रीज के साथ हमारे जो भी रिसेंट स्कर्मिश हुए हैं, फॉर एग्जांपल इसमें आप म्यांमार को भी ऐड कर दो, म्यांमार को भी ऐड कर दो। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ा कि म्यांमार और इंडिया का जो बॉर्डर है, तो अराउंड 900 किलोमीटर या कुछ ऐसा था कि इतने किलोमीटर्स की फेंसिंग कर ली गई है। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान तो चलो फेंसिंग है ज़्यादातर बॉर्डर, बांग्लादेश और म्यांमार का जो बॉर्डर है वो कैसा है, पोरस बॉर्डर है। पोरस बॉर्डर मतलब खुला है, तो लोग इधर से भी उधर चले जाते हैं, उस तरफ से भी इस तरफ आ जाते हैं। तो जो हमारे लिए सिक्योरिटी का थ्रेट है, इससे क्या होता है, इन्फ्लक्स होता है बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या लोगों का। तो इसको रोकने के लिए बॉर्डर बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको इसके स्टैटिक पे आइए। तो मैंने आपको क्या बोला था कि इसको लिंक करके हमेशा पढ़ना है, करंट अफेयर और स्टैटिक को लिंक करके पढ़ना है। तो चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, किस कंट्री से इंडिया का कितने किलोमीटर का बॉर्डर है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ है, शॉर्टेस्ट बॉर्डर किसके साथ है, कौन कौन से इंडिया के स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल कौन से इंडिया के स्टेट्स हैं जहाँ पे कि बांग्लादेश के बॉर्डर लगता है, ऐसे कितने स्टेट्स हैं, ऐसे कितने स्टेट्स हैं इंडिया के जो कि म्यांमार से बॉर्डर टच करते हैं। ये सब बेसिक्स हो गए आपके ज्योग्राफी के, इसको भी देखना है। उसके बाद जो भी हमने डिस्कस कर ही लिया डिटेल्स में, पाकिस्तान के साथ जो अभी हमारा स्कर्मिश हुआ है वो, चाइना के साथ जो रिसेंट के स्कर्मिशेस हुए हैं वो, जैसे कि हमने इसमें किया था ना, सियांग डैम किया था, जो सियांग रिवर के ऊपर डैम बना रहा है चाइना, वो हमने डिस्कस किया था। फिर बांग्लादेश, यूनुस मोहम्मद, और बांग्लादेश तो पूरे साल भर न्यूज़ में रहा है। तो बांग्लादेश का जो नॉर्दर्न एरिया है, सपोज करिए हमारा जो वेस्ट बंगाल है, इसके ऊपर वाला एरिया है ना गोरखालैंड वाला, जहाँ से कि डिमांड उठती है एक सेपरेट स्टेट बनाने की, गोरखालैंड बनाने की। तो ऐसी बात चल रही थी। जब इसको बांग्लादेश को आप पढ़ेंगे ना, तो हमेशा चिकन नेक को ध्यान में रख के पढ़ेंगे। चिकन नेक, चिकन नेक क्या होता है, मैं इन्फोग्राफिक्स के साथ शो करूंगा किसी सेशन में। अभी तो हम जो जनरल डिस्कशन करने आए हैं, इसलिए इस वजह से मैं कोई मैप वगैरह लेके नहीं आया हूँ। चिकन नेक क्या होता है, इंडिया का जो एक बहुत ही 30-40 किलोमीटर का एक छोटा सा नैरो स्ट्रेच है, इंडिया नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम के पास, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा एक स्ट्रेच है। तो वहाँ पे क्या इशू है ना, देखो आज की डेट में जो आर्टिलरीज होते हैं, आर्टिलरी मतलब कि तोप जो होते हैं, जैसे कि बोफोर्स आप समझ लीजिए, या आपने धनुष का नाम सुना होगा, धनुष, ये क्या है, एक तोप है जो इंडिया ने बनाया है। तो इस तोप ने रिसेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 48 किलोमीटर तक गोले फेंकने का। मतलब जो शेल इससे फायर होता है, मैक्सिमम रेंज 48 किलोमीटर तक चले गया। तो आप ये सपोज करिए कि इधर चाइना है और इधर इंडिया है, और बीच में ये आपका सपोज करिए कि 40 किलोमीटर का एक नैरो स्ट्रेच है। तो अगर इधर से चाइना ने तोप के गोले दागना शुरू किया और इसको पूरा कट ऑफ कर दिया, तो इधर का जो पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो तो इंडिया से कट जाएगा ना, ट्रांसपोर्टेशन का कोई एक्सेस ही नहीं रहेगा। आप एरियल हवाई मार्ग से कितनी चीजें लेके जा सकते हो,
लिमिटेड ही लेके जा सकते हो ना, रोड तो चाहिए ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो जो नॉर्थ ईस्ट की पॉपुलेशन है और इंडिया की जो पॉपुलेशन है इधर का, उसको चिकन नेक ही कनेक्ट करता है। तो ये बहुत ही एक फ्रजाइल, या आप ऐसा कह सकते हो कि भारत का एक कमजोर नस है। तो जब बांग्लादेश से हमारी स्कर्मिश चल रही थी तो ऐसी बातें कई कई एनालिस्ट की तरफ से ऐसी बातें उठ रही थी कि जब बांग्लादेश इतना कर रहा है, वहाँ हिंदुओं के ऊपर अटैक वगैरह हो रहा है, तो हम ऐसा क्यों ना करें कि जो चिकन नेक है वहाँ पे हम और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं बांग्लादेश की तरफ, और इसको हम एक नैरो स्ट्रेच जो अभी 40 किलोमीटर कुछ का है उसको हम 100-150 किलोमीटर का कर लें। ये फ्यूचर में हो भी सकता है, पॉसिबल भी है, कुछ कह नहीं सकते। ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी थी। ऐसे एनालिस्ट लोग सजेस्ट कर रहे थे कि इंडियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को या गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, हालांकि इंडिया ने ऐसा कुछ किया नहीं। ओके, अब स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज एंड न्यूज़ है बिहार का फेवरेट, एक या दो क्वेश्चन डायरेक्टली स्पोर्ट्स से आ जाते हैं। तो आपको इसमें भी ना ऐसी चीज़ें वो देखनी है नेशनल लेवल पे जो बिहार के लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ना स्पोर्ट्स में, नेशनल या फिर ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कोई मेडल लेके, somebody has won a medal in any कंपटीशन, तो इस एशियन गेम्स है या कॉमनवेल्थ है या ओलंपिक, ऐसे जो अभी रिसेंट में हुई है किसी स्पोर्ट्स का वर्ल्ड मीट है, तो उसमें बिहार का कोई स्पोर्ट्स पर्सन है अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया है तो फिर उस चीज़ को ध्यान रखना है। ऐसा भी आप कर सकते हो, अगर कोई हरियाणा का भी स्पोर्ट्स प्लेयर है या कोई पंजाब का स्पोर्ट्स प्लेयर है, अगर किसी कंपनी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड एम्बेसडर बन के वो बिहार में जाते हैं और वहाँ पे बहुत एक्टिव है, तो उस पर भी ध्यान देना है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया बायलैटरल एंड मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स पैक्ट, एक तो पैक्ट देखने हैं। देखो अभी मोदी जी 5 देशों की यात्रा पे गए हैं, 5 कंट्रीज की यात्रा पे निकले हैं, जिसमें कि ज़्यादातर कंट्रीज कैसे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, या फिर जैसे ब्राज़ील गए। तो मोदी जी किस मिशन पे निकले हैं? मोदी जी निकले हैं साउथ साउथ कॉपरेशन के मिशन पे, साउथ साउथ कॉपरेशन, साउथ साउथ कॉपरेशन मतलब कि अफ्रीका का साउथ, एशिया का साउथ हम हैं इंडिया में, इंडिया एशिया के साउथ में है। फिर साउथ अमेरिका, ब्राज़ील कहाँ है, सदर्न अमेरिका में है। तो साउथ साउथ कॉपरेशन, आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता सकते हो जो साउथ साउथ कॉपरेशन को दिखाता हो? जैसे कि ब्रिक्स है, इंडिया भी है, ब्राज़ील भी है, साउथ अफ्रीका भी है। ऐसी चीज़ों को कवर करना है। एक्टा पे भी क्वेश्चन आ चुका है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी मोदी जी 5 देशों की यात्रा पर निकले हैं, तो वहाँ किस किस कंट्री में जाके एक चीज़ का ध्यान रख लेना आप कि उनको वो मिल रहे हैं जो उनका राष्ट्रीय सम्मान होता है, हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर जो होता है। फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में जैसे भारत रत्न वगैरह है, तो मोदी जी को कई कंट्रीज़ में मिला है, घाना में मिला है। तो उस अवार्ड का नाम क्या है, घाना का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी है उनका नाम क्या है, इन चीज़ों को देखेंगे। क्या एग्रीमेंट साइन हुए इन 5 कंट्रीज के साथ, और भी इसके पहले मोदी जी G7 समिट में गए तो G7 का आउटकम क्या निकला उसको देखेंगे। ग्लोबल समिट्स एंड डिक्लेरेशन, अब समिट्स चाहे वो एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, इकोनॉमी से रिलेटेड हो, डिफेंस से रिलेटेड हो, कोई समिट या कोई शिखर सम्मेलन होता है तो उसका क्या आउटकम निकलता है, कौन कौन सी कंट्रीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया, इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। ग्लोबल रिपोर्ट, ये तो कन्वेंशनल है, UNDP, UNO, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO। अब बच्चे करते क्या है ना, मैंने देखा है प्रिपरेशन के दौरान, मार्केट में भी अवेलेबल हो जाती है इजिली PDF, उसमें पूरी लिस्टिंग होती है ग्लोबल रिपोर्ट्स की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, WTO की, और उसमें ना बहुत सारे कम से कम 100 रिपोर्ट दिए रहते हैं। ऐसे ब्लाइंडली नहीं करना है, मतलब नथिंग सॉर्ट ऑफ, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कुछ नहीं है, आपके पास 100 रिपोर्ट्स की लिस्टिंग है, आप उसको याद कर रहे हो, ये वाली रिपोर्ट UNO देता है, ये वाली रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक देता है, ये वाली IMF देता है। ऐसे क्वेश्चन रैंडमली कोई भी रिपोर्ट आपसे उठा के थोड़ी पूछ लिया जाएगा। जो रिपोर्ट करंट अफेयर का पार्ट है उनको करना है, और ऐसे अगर पूछे जाएंगे तो जो बहुत ज़्यादा फेमस हो, कोई रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वैसे रिपोर्ट पूछे जाते हैं। आपको 100 रिपोर्ट्स की लिस्ट लेके उसको मगअप नहीं करना है, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। देन इकोनॉमिक सर्वे का डाटा, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, खासकर इकोनॉमिक सर्वे और एक नीति आयोग का डाटा जो बिहार से रिलेटेड है उसको देखेंगे। इंडियाज बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज, अब मिलिट्री एक्सरसाइजेज में ऐसे एक्सरसाइजेज जो कि IOR रीजन में होते हैं, इंडियन ओशियन रीजन में। क्यों? क्योंकि इंडियन ओशियन रीजन में इंडिया का 2 काम है, एक तो चाइना को बाहर रखना वहाँ से, ठीक है, जो थ्रेट परसेप्शन है उसको दूर रखना चाइना के, दूसरा कि अपने डोमिनेंस को असर्ट करना एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन। आप न्यूज़ में सुनते रहते होंगे कि कोई भी जो पायरेसी के या जो समुद्री डाकू होते हैं, जो किसी भी छोटी कंट्री का या बड़ी कंट्री का भी इनकेस अगर
पायरेट्स ने अटैक कर दिया या फिर कोई फायर इंसिडेंट हो गया, तो रेस्क्यू में सबसे पहले इंडियन नेवी ही जाता है वहाँ पे। तो जो IOR है, IOR का मतलब क्या है, इंडियन ओशियन रीजन। ये इंडिया है, ये पूरा इंडियन ओशियन रीजन है आपका नीचे। तो इस रीजन में इस तरफ भी और इस तरफ भी, इस रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मतलब सुरक्षा प्रोवाइड करने वाला, ऐसी नेवी इंडिया बनना चाहता है। तो इंडियन ओशियन रीजन में जो भी मिलिट्री के एक्सरसाइजेज होते हैं उनको ध्यान रखना है। रिसर्च इनिशिएटिव्स इन बिहार, बिहार में कोई रिसर्च इनिशिएटिव, ये डॉल्फिन वगैरह तो बहुत हो गया, डॉल्फिन पे तो पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। कोई पर्टिकुलर स्पीशीज है उससे रिलेटेड कोई रिसर्च इनिशिएटिव वहाँ पर हुआ है, या फिर आप ऐसा कहिए कि ट्रैफिक की समस्या को सुलझाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम कुछ लेके आ सकते हैं, इससे रिलेटेड ऐसा कुछ हो रहा है बिहार में। फॉर एग्जांपल अभी अर्बन इलेक्शंस में पोलिंग होगी, जो इलेक्शंस होंगे म्यूनसिपैलिटीज़ के, तो उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही है बिहार। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है। टेक्नोलॉजी आपको हमारी जो गवर्नमेंट का एक तो जो गवर्नेंस है उसमें, और हमारी आम दिनचर्या में, हमारी रोज़ की ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी हमें कहाँ पे मदद कर रही है हमारे जीवन को आसान बनाने में। तो इन चीज़ों को, फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप कैब करते हो, ओला उबर ऐसा कुछ करते हो, तो उसमें एक फीचर आता है इमरजेंसी फीचर। अगर आप किसी डिस्ट्रेस में है, इमरजेंसी में है, तो इमीडिएटली आप वहाँ पे कॉल करेंगे। तो ये क्या है, आपकी आपकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो गवर्नेंस से भी रिलेटेड हो और आपकी डे टू डे लाइफ से भी रिलेटेड हो। अगर महिलाओं का स्व सहायता समूह है, सपोज करिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कोई ऐसा इनिशिएटिव न्यूज़ में आपको दिखाई देता है जिसमें स्व सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को और मजबूत और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने के लिए किसी टेक्नोलॉजी का, किसी एप्लीकेशन का, ऐसा कोई एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर वो आपके लिए बाय डिफ़ॉल्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। थीम्स ऑफ ग्लोबल इवेंट्स, इसका क्या मतलब है, इसको ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है। थीम्स ऑफ ग्लोबल इवेंट, फॉर एग्जाम्पल ओलंपिक हुआ कहीं, तो ओलंपिक का थीम क्या था, कॉमनवेल्थ गेम हुआ तो कॉमनवेल्थ गेम का थीम क्या था, G7 समिट हुआ तो समिट का थीम, एक 2-3 वर्ड का एक थीम होता है इनका, टॉपिक इसको समझ लीजिए। तो अभी रिसेंटली जो हुए हैं ऐसे ग्लोबल इवेंट्स, उनके थीम को करना है। देन डाटा पर्टेनिंग टू एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर और एम्प्लॉयमेंट, कृषि और रोजगार, इन दो चीज़ों से रिलेटेड जो डाटा है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में कितने परसेंटेज लोग हैं पॉपुलेशन के इन्वॉल्व हैं, रबी जो फसल है वो कितना परसेंट होता है, खरीफ कितना होता है, फिर ऐसे कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि इंडिया में एक अच्छी खासी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन पे है बिहार। आप एग्रीकल्चर क्रॉप्स देखो, ऐसे क्रॉप्स करने ही हैं जिसमें फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन पे प्रोडक्शन में। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, मखाना। अगर आप देखिए मेज़, मक्के में इंडिया का कौन सा रैंक है, ये चेक करिए। राइस में या व्हीट में इंडिया का कौन सा रैंक है ऑल इंडिया लेवल प्रोडक्शन में, इन चीज़ों को करना है। डेटा की बात कर रहे हैं हम, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी, ठीक है। ये तो हमने डिस्कस किया है फर्स्ट लेक्चर में कि वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट, और एम्प्लॉयमेंट में भी खासकर जो फीमेल का है, और बाकी जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये तो ऑल टाइम मतलब एवरग्रीन टॉपिक्स हैं, इनको तो करना ही करना है। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, ये देखना है, चाइल्ड सेक्स रेशियो, ऐसी चीज़ें। ये डाटा किसी भी साल के भी किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। देन बाद में आ गया ये ग्लोबल रीजनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, नेटो, क्वाड, ऐसे जितने भी ग्लोबल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, अगर 2 कंट्री, 4 कंट्री या फिर 10 कंट्रीज मिलकर ऐसा एक अपना ग्रुपिंग बना रहे हैं रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो कौन कौन से कंट्रीज मेंबर्स हैं उनका अभी रिसेंटली कोई सबमिट हुआ है, कोई एक्सरसाइज हुआ है, कहाँ पर हुआ है, क्वाड का हुआ है ना अभी सबमिट रिसेंटली, तो कहाँ पर हुआ है, कैसे हुआ है, इन चीज़ों को देखना है। आगे चलते हैं। ये भी एक कोर टॉपिक है बीपीएससी का, जो न्यू टेक्नोलॉजीज है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अभी न्यूज़ में है। फॉर एग्जांपल ChatGPT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, टेस्ला वगैरह। आप देखिए अभी रिसेंटली मैं आपको स्टारलिंक का एग्जांपल देकर समझाता हूँ। स्टारलिंक क्या है, इसके थ्रू जो एलन मस्क है या उनकी कंपनी है जो टेस्ला, एलन मस्क क्या कर रहे हैं, स्टारलिंक के थ्रू ही अभी आप जितने ड्रोन्स देख रहे हो ना, जो यूक्रेन में या रशिया में, वहाँ पे यूक्रेन में जितने भी ड्रोन्स वगैरह उड़ रहे हैं, अगर स्टारलिंक बंद हो जाए एक दिन के लिए तो सारे ड्रोन्स ग्राउंडेड हो जाएंगे। उनको जो हाई स्पीड डाटा कनेक्शन है स्टारलिंक ही प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कौन प्रोवाइड कर रहा है, एलन मस्क। और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रिसेंटली, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट बोल रहे हैं, जबकि इलेक्शंस तक तो दोनों एक साथ थे। अभी एलन मस्क ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ट्रंप एलन मस्क को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एलन मस्क ने ये भी बोला कि वो अमेरिका में देखो इतने सालों से 2 ही पॉलिटिकल पार्टी है मेजर जो है ना,
डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। तो अभी ये बात चल रही है कि एलन मस्क एक नई पार्टी बनाने वाले हैं। आप एक बार गूगल में सर्च करना है एलन मस्क की पार्टी का नाम क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे फ्रेम हो सकता है कि कौन सी पार्टी एलन मस्क ने अनाउंस किया है अभी, कौन सी पार्टी बनाएंगे। एंडेंजर्ड स्पीशीज इन न्यूज, टोटो इस पे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था। तो जो भी ऐसे न्यूज हैं में आ रहे हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज, अगर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं तो वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीलेटरल बॉडीज, G20, G7, सार्क, एपेक, बिम्स्टेक, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे जितने भी मल्टीलेटरल बॉडीज हैं जिसमें कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया इन्वॉल्व है। अगर इंडिया इन्वॉल्व नहीं भी है तो इंडिया को इम्पैक्ट करता है, जैसे BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ऐसी चीजें। रिपोर्ट्स बाय मिनिस्ट्रीज, ये मैंने बता दिया आपको। नीति आयोग, स्पेशली इन कंटेक्स्ट में, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में नीति आयोग का, ये किसी मंत्रालय का रिपोर्ट आता है कि सपोज करिए किसी मंत्रालय का ऐसा रिपोर्ट आया है कि बिहार में इतने % लोग अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं या इतने लोगों की हेल्थ हजार्ड है, ऐसा कोई रिपोर्ट आया तो वो परसेंटेज का आपको ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है तो कितने % की बात की गई है, या फिर बिहार में इतने % महिलाएं मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसा किसी रैंडमली नहीं, किसी NGO वगैरह का नहीं, किसी मिनिस्ट्री का अगर ये रिपोर्ट है। ऐसे ऑडिट्स वगैरह ऐसे होते रहते हैं, तो ऐसा कोई डेटा आता है रैंडम सा कि दिस मिनिस्ट्री फाउंड, इस मंत्रालय के इस रिपोर्ट में पाया गया है कि बिहार में इतने % सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं, तो उस % का ध्यान रखिए किस मंत्रालय ने दिया। कुछ भी आ सकता है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे कुछ भी रिपोर्ट्स आते हैं मिनिस्ट्रीज के तो उसको करना है। रीजनल फेस्टिवल्स, ये भी एक थीम बनता है। आप क्वेश्चन पेपर में देख के सोचते होगे कि अंबुबाची मेला या फिर नॉर्थ ईस्ट का रैंडम सा फेस्टिवल है, वो हमसे क्यों बिहार में पूछा जा रहा है। ये न्यूज़ में होते हैं किसी वजह से। सपोज करिए कि नागालैंड का कोई छोटा सा फेस्टिवल है, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा एग्जाम में ये फेस्टिवल किसी स्टेट में मनाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ नो वेयर, आउट ऑफ बॉक्स ऐसे ही पूछ लिया। आप देखो वहाँ पे जब उसके न्यूज़ को जाके आप ट्रेस करोगे ना, तो हो सकता है डिफेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर उस फेस्टिवल में गेस्ट बन के उस स्टेट में गए होंगे, इसलिए वो न्यूज़ में आया। अब किसी नेशनल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे वो आ रहा है तो ऑब्वियस है ना, पूछा जाएगा। लेजिस्लेशंस, इनिशिएटिव्स ऑफ एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड कोई, जैसे एक कमेटी, विनीत जोशी पैनल, मैंने एक कमेटी बताया था लास्ट में, विनीत पैनल कुछ समथिंग था। इस तरीके से एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो चाहे हायर एजुकेशन हो, इससे रिलेटेड कोई पैनल अगर बनता है तो उस पैनल का नाम देखेंगे, और पैनल को हेड कौन कर रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट, लैंडमार्क डिफेंस प्रोजेक्ट्स, मैनहट्टन पे क्वेश्चन पूछा गया है तो पोखरण पे भी पूछा जा सकता है। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी, ऐसे बहुत सारे हैं। लैंडमार्क डिफेंस प्रोजेक्ट का क्या होता है? लैंडमार्क डिफेंस प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कोई कंट्री बहुत ही बड़े स्तर पे डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में या तो कोई चीज़ बना रही है या कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लिया, तो जो हिस्टोरिक चीज़ें हैं। मैनहट्टन क्या होता है? मैनहट्टन प्रोजेक्ट अमेरिका का जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की जो प्रोजेक्ट था, जो मिशन था, उसी को मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहते हैं। ये कब की बात हो रही है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात हो रही है। आगे चलिए, अब रेलेवेंस क्या है, ये अपना पूरा हम MCQ संग्रह पे आ जाइए अब वापस, ठीक है, लिखा ही हुआ है ऊपर MCQ संग्रह, इस पे आप आइए वापस। तो ये डिस्कशन मैंने जो किया कुछ थीम्स का, मेरा पर्पस सिर्फ इतना था कि आप ये समझ जाओ, आप खुद से भी प्रिपरेशन करना चाहते हो, खुद से भी कर रहे हो, तो इस अप्रोच को एक बार आप अपनाने की कोशिश करिए कि लिंकिंग करंट अफेयर विद द स्टैटिक सिलेबस, किसी चीज़ के रेलेवेंस को समझ के तब उसको पढ़ना है। PYQ थोड़ा थोड़ा आप देखते जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सेग्रीगेट करना कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें कम इंपॉर्टेंट है। पेरीफेरी एरियाज जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फैक्चुअल और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये एक बड़ा मुद्दा है। बिहार के जो बच्चे हैं या फिर जो अभ्यर्थी हैं 71वें BPSC के, इसको मैं 2 मिनट दे देता हूँ। ये एक बड़ा टॉपिक है। देखो, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आप सभी ने देखा, जो 70th BPSC प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन था। अब बच्चे कंफ्यूज हैं, 67, 68 और 69 ये बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रहे थे। एक फेस ऐसा आया था जब BPSC बिल्कुल UPSC के करीब पहुंचने वाला था, और कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल ही UPSC के लाइन और लेंथ के आते थे। लेकिन 70s में क्या हुआ, वो वनडे वाले क्वेश्चन आ गए। कुछ क्वेश्चन उसमें अच्छे भी थे नो डाउट, लेकिन कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ही ग्रुप D का जो रेलवे का एग्जाम होता है वैसा। सवाल कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, यहाँ पे मुद्दा ये है कि किस सवाल को आप किस एग्जाम में पूछ रहे हो। तो बच्चे इससे कंफ्यूज होते हैं। अब 67, 68 या 69 का बच्चों को पता था, हमसे वो सवाल बने या ना बने, मे भी हमें डिफिकल्ट लगे स्टेटमेंट वाइज, लेकिन यही पैटर्न है, ये पूछा जा रहा है। लेकिन 70s में क्या हो गया, सडनली सब कुछ मिक्सअप हो गया। तो अब इस साल जो 71st का एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, अब उनके सामने समस्या ये है कि फैक्चुअल बेसिस पे तैयारी करें,
कोई मैगजीन वन लाइनर खरीद के उसको पढ़ ले, या फिर हम पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करके स्टेटमेंट वाला पढ़े। तो देखो मैं आपको ये बताऊंगा, बी सेफ ऑन योर साइड। फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया तो बहुत सारे बच्चों को मैं पर्सनली जानता हूँ जो अच्छे डिसेंट स्टूडेंट्स हैं, लेकिन लास्ट ईयर उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ क्योंकि उनको आदत नहीं है फैक्ट्स रटने की, वो फैक्चुअल तैयारी नहीं करते हैं, दे कुड नॉट क्लियर द प्रीलिम्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस साल अगर स्टेटमेंट वाइज चले जाए तो जो बच्चे फैक्ट्स पढ़ते हैं उनसे स्टेटमेंट वाले ना हो। तो दोनों ही साइड के अभ्यर्थी को मैं कहना चाहूँगा, फैक्ट्स भी करो स्टेटमेंट वाले भी करो, एक बैलेंस करके तैयारी करिए कि आप सेफ रहे दोनों साइड में। अगर 3-4 स्टेटमेंट वाले ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब भी आप एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन कर पाओ, फैक्चुअल्स भी आते हैं तो बेसिक फैक्ट्स भी देख के जाओ। लास्ट ईयर बीपीएससी ने प्रूव कर दिया है 76 एग्जामिनेशन में कि वो बिल्कुल रेलवे के लेवल पे भी जा सकता है, ऐसे फैक्चुअल सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो आप उसकी तैयारी पहले से करके रखिए। देखो कैसे क्वेश्चन पूछना है दैट इज द डिसीजन ऑफ कमीशन, उसमें हम या आप हम लोग कोई कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपनी तैयारी को और ज़्यादा सॉलिडिफाई कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और फैक्चुअल, यही स्टेटमेंट है, इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा टाइम दिया। मिक्स करके चलना है, ज़्यादा रिस्क लेके प्रिपरेशन नहीं करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्टबन बन के एक डायरेक्शन में तैयारी करें कि मैं तो सिर्फ फैक्चुअल ही करूंगा या तो मैं तो सिर्फ स्टेटमेंट वाले ही करके जाऊंगा। तो इससे क्या होगा ना कि अननेसेसरी आपका एक साल वेस्ट होगा। इसलिए बैलेंस्ड अप्रोच रखिए इन लाइन विथ प्रीवियस ईयर पैटर्न। आप ये जो हमारा ये सारा कुछ है ये हम इसी को लेके चल रहे हैं, जो मैं आपको करने बता रहा था ना कि फैक्ट और ये स्टेटमेंट वाइज दोनों कंसेप्ट और फैक्ट्स दोनों को लेके चलेंगे। ये जो हमारा पूरा का पूरा संग्रह कोर्स है, इसमें आपको ऐसा डाटा या ऐसा फिगर या ऐसा फैक्ट नहीं मिलेगा जो हमारे पैटर्न से बाहर जा रहा हो। लास्ट मेरा जो दायरा है मैं इससे बाहर नहीं जाता। लास्ट 5 ईयर्स का जो PYQ है यही मुझे दिशा निर्देश देते हैं कि किस टॉपिक में कितना डीपली जाना है, किस टॉपिक को बाहर से पेरीफेरी मतलब एक फेस वैल्यू पे बाहर से कवर कर लेना है। ब्रॉड कवरेज ऑफ ऑल इवेंट्स, डिस्कशन और क्वेश्चंस के बाद कुछ छूटेगा नहीं, बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब सोर्सेज की बात कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं हम कहाँ से पिक करके लेके आ रहे हैं, ये पर डे डेली न्यूज़पेपर से द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल। 2 नेशनल न्यूज़पेपर हो गए, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो हो गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोर्टल। तो फर्स्ट लेक्चर में ज़्यादातर जो इश्यूज हैं वो जून मंथ के हैं। तो अगर आपने जून मंथ का न्यूज़पेपर पढ़ा है, कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, दैनिक जागरण पढ़ते हो या दैनिक भास्कर या अमर उजाला, तो आप कोरिलेट कर पाओगे, लिंक कर पाओगे। बिहार स्पेशल के लिए पटना एडिशन फॉलो किया है, दैनिक भास्कर का, अमर उजाला और बिहार गवर्नमेंट के पोर्टल। क्योंकि बिहार गवर्नमेंट के पोर्टल मतलब क्या है, मान लीजिए बिहार सरकार का पंचायती राज का जो मंत्रालय है उसकी वेबसाइट पे आप जाइए, सिर्फ आप वेबसाइट पे भी एक बार लैंड करोगे ना तो बाहर ही आपको कोई फोटो दिखेगी, कुछ इन्फोग्राफिक्स दिखेगा कि पंचायत के लिए ये वाली योजना लॉन्च हुई या इलेक्शन में हम ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इतना इन्फॉर्मेशन ही काफ़ी होता है कई बार हमारे लिए, उसी से क्वेश्चन हो जाते हैं। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखो जो नए अभ्यर्थी हैं जो पहली बार एग्जाम देंगे या दूसरी बार देंगे, जिनको अभी प्रिपरेशन करते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, देखिए जो फ्रेश एस्पिरेंट्स हैं ना, जो बच्चे 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पहले यूपीएससी की तैयारी की है, उन्होंने हिस्ट्री बहुत पढ़ रखा है, जियोग्राफी बहुत पढ़ लिया उन्होंने, लक्ष्मीकांत 2-3 बार रिवाइज कर लिया पॉलिटी में, इकोनॉमी के बेसिक फैक्ट्स उनको पता है। तो आप अगर पहली बार यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो आप उनसे कितनी लड़ाई लड़ोगे। उनके जो बेसिक्स है ना कंसोलिडेटेड है, बेसिक फैक्ट्स उनको पता है, रिवर सिस्टम क्या है इंडिया का, उनको ओशन करंट्स के बारे में सारा पता है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा तो समय लगेगा ना आपको भी कंसोलिडेट करने में, इतनी सारी एनसीईआरटीज़ है उसको पढ़ने में, जो बेसिक टेक्स्ट है उसको पढ़ने में, यू विल टेक सम टाइम कि आप उनके लेवल तक आओ। तो एक शॉर्टकट क्या है, अगर एग्जाम तो एक ही है, आपको उनसे कम्पीट करना है इसी एग्जाम में, चाहे उसका 5वां अटैम्प्ट हो चाहे आपका पहला अटैम्प्ट हो, आप एक ही इक्वल लेवल पे हो। इस चीज़ को ध्यान से आप समझिए बारीकी से, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं बच्चे या फिर जो अगले साल देंगे फर्स्ट अटैम्प्ट या जिनका सेकंड अटैम्प्ट है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप मैदान की लड़ाई अपने हिसाब से चुनिए। आप उस मैदान को चुनिए लड़ाई करने के लिए जिसमें आपको जीतने की ज़्यादा संभावना हो, जिसमें आप आसानी से जीत सकते हो। एक बच्चा जो 4 साल से बीपीएससी की तैयारी कर रहा है या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और एक बच्चा जो जस्ट अभी आया है, वो उसको हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में कम्पीट नहीं कर सकता, इस बात के चांसेस बहुत कम है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड आपके लिए कहाँ है, करंट अफेयर में। करंट अफेयर जो 5 साल से तैयारी कर रहा है उसके लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है, दोनों एस्पिरेंट्स के लिए सेम है करंट अफेयर। इसीलिए करंट अफेयर को जो नए बच्चे हैं वो खास करके ज़्यादा ध्यान देंगे और इसमें टारगेट करो आप 30 क्वेश्चन में ना 24-25 के आसपास आने की। ये पॉसिबल है, इतना नहीं हो पाता है 23 तो हो ही सकता है, इस रेंज में आने की आप कोशिश करो। और मैं कट ऑफ आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं कर पा रहे हैं इतना। बीपीएससी का प्रीलिम्स का इवन लास्ट ईयर का, ये तो लास्ट ईयर का ही कट ऑफ है,
तो बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ, आउट ऑफ 25 क्वेश्चन में ना एवरेज जो स्कोर होता है 16, 17, 18 इतना ही है, बेस्ट स्कोर इतना ही हो पा रहा है। हाँ कोई बिरला होगा किसी ने कर लिया होगा 25-26 क्वेश्चन, बट इन जनरल मैं बता रहा हूँ यही जा रहा है। अगर किसी ने 30 में 22 या 23 किया होता ना करंट अफेयर में, तो ओवरऑल कट ऑफ कितना जाता है आपको पता है? एटलीस्ट 105 जाता। लेकिन आप कट ऑफ देखिए, सिर्फ अनरिजर्व का ही लेके चलते हैं, 91 मार्क्स है। 91 मार्क्स है। अगर किसी बच्चे ने करंट अफेयर में 30 में 22 23 कर लिया, तो उसको कितने बाकी के जो 120 क्वेश्चन है उसमें 70 क्वेश्चन ही तो करने हैं, 70 क्वेश्चन ही करने हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, करंट अफेयर में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं लोग, तो अगर आप थोड़ा सा पुश करोगे, थोड़े से अपने एफर्ट्स लगाओगे करंट अफेयर में, तो फ्रेशर्स के लिए भी ये बात सही है, और जो कुछ वक्त से तैयारी कर रहे हैं दोनों के लिए सही है। एफर्ट्स लगाएंगे तो दोनों इक्वली इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए आपके सिलेबस का 20% है ये, ठीक है, आपके सिलेबस का 20% है, तो इसी अकॉर्डिंग आपको इसको टाइम भी देना है। और कुछ है? तो ये हमारा एक ब्रीफ डिस्कशन था। जब करंट अफेयर का हमारा अर्पण कोर्स लॉन्च होगा, इंटेंशनली मैं जानबूझ के अर्पण कोर्स को डिले कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड का वो ये कहता है करंट अफेयर एग्जाम के लास्ट मोमेंट में आप जितना करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि फिर उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका एग्जाम सितंबर में, आपने करंट अफेयर सारा कुछ पढ़ लिया जून में, उसको फिर 2 या 3 रिवीजन चाहिए। लेकिन अगर आपने अगस्त में पढ़ा है या सेकंड हाफ ऑफ जुलाई में या अगस्त में करंट अफेयर किया है, तो फिर एक रिवीजन के साथ भी काम हो जाता है। वो चीज़ें हमने लेक्चर देखा है, पीडीएफ नोट्स पढ़ा है, तो चीज़ें 20-25 दिन तक तो ब्रेन में रिटेन रहती ही हैं। अदरवाइज अगर ज़्यादा गैप होने पे पीपल टेंड टू फॉरगेट। तो हमारा जो करंट अफेयर का जो अर्पण कोर्स है, मैं जानबूझ के उसको कोशिश कर रहा हूँ कि वो थोड़ा सेकंड हाफ ऑफ जुलाई में या फिर अगस्त के आसपास जाके हो लॉन्च। क्योंकि एक बार भी बच्चों ने लेक्चर देख लिया, तो मेरी आदत है लेक्चर के थ्रू आउट द लेक्चर छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों को डिस्कस करना। वो टाइम कांस्टेंट होता है, अदरवाइज मैं और डिस्कशन में जाता हूँ अगर टाइम का ये लिमिट ना हो तो डिस्कशन के थ्रू भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। जो टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं है उसका नोट्स भी आपको नहीं दिया, लेकिन डिस्कशन में मैंने बता दिया आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बता दिया कि सीड एक बार देख लेना क्या है ना, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इससे डायरेक्टली ये तभी हो पाता है जब एग्जाम के कुछ दिन पहले ही आपने लेक्चर देखा हो। तो थोड़े दिनों में हमारा अर्पण कोर्स भी आ जाएगा। अगर आप किसी कारणवश अर्पण कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, तो हमारा एमसीक्यू संग्रह कोर्स है ही, इस कोर्स से ही आपका सफिशिएंट। उसमें है कि उसमें हम आर्टिकल्स के थ्रू कवरेज करेंगे, इसमें हम सिर्फ एमसीक्यूज कर रहे हैं। आप ऐसा समझ सकते हो कि करंट अफेयर अर्पण कोर्स में और एमसीक्यू संग्रह में अराउंड, इसमें अगर 70% चीज़ें कवर हो रही हैं तो उसमें 100% होंगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप करंट अफेयर कोर्स नहीं ज्वाइन कर रहे हो तो आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। आप फ्री में यूट्यूब पर पढ़िए और प्रिपरेशन आपकी अच्छे से हो जाएगी। और अपने लेवल पे भी थोड़ा सा जो भी आपने नोट्स वगैरह बना रखा हो उसको भी इसके साथ मिक्सअप करके कंसोलिडेट करके पढ़िए। तो जो सेकंड लेक्चर है एमसीक्यू संग्रह का, वो जितनी जल्दी हम कोशिश करते हैं, थोड़े टेक्निकल लैग चल रहा है स्टूडियो में, इस वजह से डिले हुआ है, जितनी जल्दी हो सके एट द अर्लीस्ट हम उसको करवा देते हैं। और अगस्त फर्स्ट वीक तक या जुलाई एंड तक इसको हम वाइंड अप कर देंगे। आपसे मिलता हूँ फिर मैं सेकंड सेशन में ही संग्रह कोर्स के। तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से तैयारी करिए। हैव अ गुड डे।